तो हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। तो बेटा पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे ना, एमिनो एसिड को अगर हीट करते हैं तो क्या बनता है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ एमिनो एसिड। उसमें हम लोग बताए थे कि अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड, गामा एमिनो एसिड या मोर जो एमिनो एसिड है और हायर एमिनो एसिड, उसको अगर हीट करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है। और हम लोग पढ़े थे कि क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर एमिनो एसिड, मतलब एमिनो एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट किए थे, जैसे कि नीनहाइड्रीन टेस्ट, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, मिलोन्स टेस्ट, सकागुची टेस्ट, इस टाइप का टेस्ट हम लोग किए थे। अब जो अमीनो एसिड पढ़ेंगे हम लोग आज, वो पढ़ेंगे कि पेप्टाइड फॉर्मेशन, कि अमीनो एसिड कैसे पेप्टाइड बनाते हैं। तो पेप्टाइड क्या है, कैसे बनाते हैं, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, पेप्टाइड कुछ नहीं है कि पेप्टाइड क्या है, दो अगर अलग अलग अमीनो एसिड को लेते हैं, अमीनो एसिड में क्या रहता है, COOH और NH2 ग्रुप, तो दो अमीनो एसिड को लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड या सेम भी हो सकता है। तो एक अमीनो एसिड का COOH ग्रुप और एक अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। किस टाइप का रिएक्शन ना, कंडेंसेशन रिएक्शन, जो हम लोग एसिड डेरिवेटिव एसिड में या एमीन्स में पढ़े थे। एमीन्स के साथ एसिड का क्या रिएक्शन होता है ना, कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग लिख लिया, ये एक अमीनो एसिड है NH2CH4COOH, और यहाँ पे एक अमीनो एसिड है देखो NH2CH4-COOH। तो इसमें क्या है, दोनों क्या है, अलग अलग अमीनो एसिड है। अब ये दोनों आपस में अगर रिएक्शन करेंगे, जैसे इस अमीनो एसिड का COOH रिएक्शन कर रहा है इस अमीनो एसिड का NH2 के साथ, तो यहां से कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। एक कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है ना, जब टू मॉलिक्यूल्स या मोर देन टू मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और आपस में मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और वहां से स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, HCl रिमूव हो जाते हैं, तब क्या बनता है, तब उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे भी क्या है, एक अमीनो एसिड ये है और एक अमीनो एसिड ये है। यहाँ पे देखो दोनों अमीनो एसिड अलग अलग है, एक R एक R'। अब ये NH2COOH आपस में रिएक्शन करेगा और यहां से कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये जो दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। और ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं ना, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है ना, CONH, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन क्या है ना, एन एमाइड फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ एमिनो ग्रुप ऑफ वन एमिनो एसिड विथ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अदर एमिनो एसिड इज नोन एज पेप्टाइड। मतलब एक एमिनो एसिड का NH2 ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का COOH ग्रुप आपस में रिएक्शन करेंगे और वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या बनाएगा, पेप्टाइड। बेसिकली क्या होता है, इसका जो OH है, COOH का OH ग्रुप और NH2 का एक H, यहां से क्या होगा, निकल जाएगा, इसका H और इसका OH दोनों यहां से वाटर निकल जाएगा और बन जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। इसीलिए लिखा है देखो, द लिंकेज ऑफ CONH, ये जो CONH ग्रुप है, जो CONH ग्रुप है, बार बार यहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूं, CONH ग्रुप है, इसको ही क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है ना, तो पेप्टाइड लिंकेज समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यू पेप्टाइड्स आर क्लासिफाइड एज डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड्स एंड टेट्रापेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, ये लिखा है ना। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एमिनो एसिड मतलब जैसे देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे दो एमिनो एसिड जुड़ के एक पेप्टाइड लिंकेज बना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइपेप्टाइड। दो अमीनो एसिड जुड़ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइपेप्टाइड। अगर तीन अमीनो एसिड जुड़ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइपेप्टाइड। ऐसे ही बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है ना। तो डाइपेप्टाइड मतलब दो अमीनो एसिड एक पेप्टाइड लिंकेज, ट्राइपेप्टाइड मतलब तीन अमीनो एसिड दो पेप्टाइड लिंकेज, ऐसा है। ठीक है ना, जितने अमीनो एसिड रहेगा, अमीनो एसिड रेसिड्यू रहेगा, उसके हिसाब से नेम होगा डाई, ट्राई, टेट्रा, ऐसे। जैसे कार्बो मतलब मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड पढ़े थे ना, वैसे ही। अच्छा, ये कैसे पेप्टाइड बनाते, इसका अगर मैकेनिज्म देखे, ये कैसे बनाता है पेप्टाइड लिंकेज, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये मान लो तुम्हारा COOH ग्रुप है एक अमीनो एसिड का, और ये दूसरा अमीनो एसिड का ये NH2 ग्रुप है। तो NH2 का यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ से COOH में अटैक करेगा और यहाँ पे OH ग्रुप क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ से एक H और यहाँ से एक OH निकल जाएगा
दोनों मिलकर क्या बना लेगा, इसका ईच और ओइच मिलकर वाटर, वाटर यहां से निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, पेप्टाइड लिंकेज बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है ना, ऐसे ये मैकेनिज्म है। तो ये हमारा देख लिया कि पेप्टाइड कैसे बनता है, हम लोग यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे क्या कि पेप्टाइड जो बॉन्ड है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका जियोमेट्री कैसा है। अब ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे देखो, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करा है, जियोमेट्री ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ये वाला जो है NHCHR ये एक अमीनो एसिड था, ये एक दूसरा अमीनो एसिड था। NHCHRCO ये एक दूसरा अमीनो एसिड था, और ये NHCHRCO ये एक तीसरा अमीनो एसिड था। अभी जो पहला वाला अमीनो एसिड बोल रहा हूं मैं, इसका जो COOH था, और ये दूसरा अमीनो एसिड का जो NH2 था, ये आपस में रिएक्शन करके एक पेप्टाइड लिंकेज बनाया। मतलब यहाँ पे मार्किंग कर दे रहा हूं, ये वाला जो है ये एक क्या है तुम्हारा, ये एक अमीनो एसिड है, और ये वाला जो है एक दूसरा अमीनो एसिड था। तो इसका COOH के साथ इसका NH2 रिएक्शन करके एक पेप्टाइड लिंकेज बनाया, ये जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनाया। और ये जो है ये एक तीसरा अमीनो एसिड है, एक तीसरा अमीनो एसिड है यहाँ पे, इसका NH2 ग्रुप इसका COOH के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे एक पेप्टाइड लिंकेज बनाया। ठीक है ना, तो ऐसे यहाँ पे, अरे यहाँ पे देखो COOH जो है इसके साथ कोई चौथा अमीनो एसिड आएगा, उस चौथा अमीनो एसिड का NH2 के साथ इसका COOH का रिएक्शन करके यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन सकता है। या फिर यहाँ पे एक फिफ्थ अमीनो एसिड आया, उसका COOH के साथ इसका NH2 रिएक्शन करके यहाँ पे भी एक पेप्टाइड लिंकेज बना सकता है। ऐसे चलता ही रहेगा, ऐसे क्या होगा, चलता ही रहेगा। तो हम लोग चलो यहाँ पे जस्ट एक पेप्टाइड लिंकेज को कंसिडर करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है ना। बोल रहा है कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये प्लेनर इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे जो है ये C+O है, NH है, तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है बोल रहा है प्लेनर इन नेचर, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन sp2 है। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, ये भी लोन पेयर क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस कर जाते हैं। यहाँ पे भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये नाइट्रोजन भी यहाँ पे क्या कर जाते हैं, इसका लोन पेयर है, ये मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर, इस लोन पेयर के साथ C+O क्या है, कंजुगेशन है, लोन पेयर सिंगल डबल कंजुगेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस कर जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ये रेजोनेंस कर जाए ना, तो यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, CO-, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे ऐसे रेजोनेंस कर जाएगा, तो यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। इसीलिए क्या हो गया, प्लेनर नेचर हो जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या हो जाता है, प्लेनर नेचर हो जाता है। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो CN सिंगल जो बॉन्ड लेंथ है ये कितना है, 147 पिकोमीटर। क्या है, 147 पिकोमीटर। और ये जो तुम्हारा है CN डबल बॉन्ड जो CN बॉन्ड जो है यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज में जो CN बॉन्ड है वो कितना है, 132 पिकोमीटर। कितना है, 132 पिकोमीटर। तो अब तुम्हारा मन में जनरली डाउट आया होगा कि यहाँ पे CN बॉन्ड 147 पिकोमीटर क्यों है और यहाँ पे CN बॉन्ड 132 पिकोमीटर क्यों है, दोनों अलग अलग क्यों है, दोनों तो सेम होना चाहिए। सेम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पे जो CN बॉन्ड है इसमें रेजोनेंस होता है। क्या होता है, रेजोनेंस। रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। क्या आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या होता है, बढ़ जाता है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा होगा। बट इस CN बॉन्ड में कोई रेजोनेंस नहीं होगा, इस CN बॉन्ड में कोई रेजोनेंस नहीं होगा, इसीलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, इसीलिए इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, बढ़ जाएगा। इसीलिए एमाइड का जो CN बॉन्ड है ये नॉर्मल CN सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, छोटा होता है। क्यों, क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसी में बहुत बता दिया मैंने। और क्या है, और एक चीज क्या है, जो एमाइड में जो CONH ग्रुप है, जो CONH ग्रुप है, इस CO का जो ऑक्सीजन है और NH का जो हाइड्रोजन है ये एक दूसरे का ट्रांस पोजीशन में रहता है। एक दूसरे का क्या पोजीशन में रहता है, ट्रांस पोजीशन में रहता है, एंटी पोजीशन पे रहता है। एक दूसरे का किस पोजीशन में रहता है, एंटी पोजीशन। मतलब ये जो हाइड्रोजन है NH का और ये जो CO का जो ऑक्सीजन है, ये क्या है, इन दोनों के बीच में जो डाइहेड्रल एंगल है वो 180 डिग्री होगा। तुम यहाँ पे भी देख सकते हो, ये भी जैसे एक पेप्टाइड लिंकेज है। यहाँ पे देखो CO कार्बन और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन और NH का हाइड्रोजन, ये एक दूसरे का क्या है, एंटी पोजीशन पे, मतलब ट्रांस पोजीशन में रहेगा। तो ये भी थोड़ा
देख लो तुम लोग, यहां पे जो बताया है कि पेप्टाइड बॉन्ड इज प्लेनर इन नेचर, द हाइड्रोजन ऑफ NH एंड ऑक्सीजन ऑफ C डबल बॉन्ड O इज ट्रांसपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एंड पेप्टाइड CN, मतलब ये जो पेप्टाइड CN है दैट इज 132 पिकोमीटर ड्यू टू रेजोनेंस विद CO ग्रुप ऑफ NH ग्रुप, एंड नॉर्मल CN बॉन्ड इज 147 पिकोमीटर, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता है। तो ये हमारा क्या है, पेप्टाइड का क्या है ना, स्ट्रक्चर है, पेप्टाइड बॉन्ड का जियोमेट्री है। यहां से इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि ये CN बॉन्ड और ये CN बॉन्ड का कौन सा बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, कौन सा बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, या इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। या तो फिर CO NH एक दूसरे का कैसा स्ट्रक्चर है, एक दूसरे का एंटी पोजीशन में होगा, तभी वो पेप्टाइड लिंकेज है। अगर एंटी पोजीशन में नहीं है तो वो पेप्टाइड लिंकेज नहीं है, ध्यान में रखना। इसमें से बहुत सारे स्ट्रक्चर दे देगा तुमको ड्रॉ करके और बोलेगा इसमें से कौन सा पेप्टाइड लिंकेज है, तो तुमको देखना होगा जो CO और NH एक दूसरे का ट्रांसपोजिशन में होगा तभी वो पेप्टाइड लिंकेज होगा, और नहीं तो पेप्टाइड लिंकेज नहीं होगा वो। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड, जो पेप्टाइड हम लोग लेबोरेटरी में कैसे सिंथेसिस कर सकते हैं, मतलब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड के साथ कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बना सकते हैं, अब ये हम लोग देखेंगे। इसके लिए हम लोगों को कुछ सिंथेसिस करना होगा, कुछ मेथड करना होगा। तो देखो इसको बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स, सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स। इसके लिए दो मेथड्स है बेसिकली, एक क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस और एक मॉडर्न पेप्टाइड सिंथेसिस। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस देखेंगे। क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस, जैसे मान लो तुम सिंथेसिस करना चाहते हो, तुम दोनों अमीनो एसिड लिया, एक ग्लाइसिन लिया सिंपल अमीनो एसिड NH2CH2COOH, और एक तुमने लिया एलानिन NH2CH3COOH, एक तुमने लिया एलानिन। अब तुमने ग्लाइसिन का COOH के साथ एलानिन का NH2 का बीच में क्या करना चाहते हो, पेप्टाइड बॉन्ड बनाना चाहते हो। तुमने एक मोल ग्लाइसिन लिया, एक मोल एलानिन लिया, तो तुम्हारा यहां पे क्या हुआ, इसका COOH के साथ NH2 रिएक्शन करा, यहां से वाटर निकल गया और तुम्हारा ग्लाई एला क्या हो गया, ग्लाई एला फॉर्मेशन होके यहां पे एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग सिंथेसिस कर सकते हैं कि जो अमीनो एसिड हम लोग बनाना चाहते हैं, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाना चाहते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग दो अमीनो एसिड ले लेंगे और उसका NH2COOH का रिएक्शन करा देंगे, यहां से वाटर निकल जाएगा और हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। बट इसमें और एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, जैसे तुमने एक मोल ग्लाइसिन और एक मोल एलानिन लिया ये पेप्टाइड बनाने के लिए, बट इसमें क्या है कि ग्लाइसिन आपस में भी तो रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि एक मोल लिया तो एक मोल का एवोगाड्रो नंबर ऑफ ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स है, एक मोल एलानिन लिया तो उसमें भी एवोगाड्रो नंबर ऑफ क्या है, एलानिन है, तो वो सब तो आपस में भी रिएक्शन कर सकता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ग्लाइसिन ले लिया, यहाँ पे ग्लाइसिन के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल है, कितना मॉलिक्यूल है, एवोगाड्रो नंबर, अगर 1 मोल लिया तो एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एक मोल ग्लाइसिन लिया NH2CH3COOH, और यहाँ पे भी एक मोल ग्लाइसिन लिया NH2CH3COOH। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिया, ग्लाइसिन, सॉरी क्या है, एलानिन, सॉरी क्या लिया, एलानिन। अब देखो ये दोनों एलानिन आपस में भी तो रिएक्शन कर सकता है, एक एलानिन का COOH और एक एलानिन का NH2, दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेगा, यहाँ पे दोनों आपस में यहाँ पे रिएक्शन करके क्या बना लेगा, दोनों आपस में रिएक्शन करके इस टाइप का प्रोडक्ट बना लेगा, NH2CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH और यहाँ पे क्या बना लेगा, COOH, सॉरी CH3COOH, यहाँ पे क्या बना लेगा, यहाँ पे बना लेगा CH3COOH, ये प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे देखो तुम बनाना चाहते थे क्या, इस ग्लाइसिन का COOH के साथ एलानिन का NH2 रिएक्शन कराना चाहते थे, बट यहाँ पे ग्लाइसिन रिएक्शन कर ये बन गया। ऐसे एलान मतलब ये मत, सॉरी बार बार ग्लाइसिन बता दे रहा हूं मैं, ये एलानिन है, क्या है ये, एलानिन। जैसे एलानिन क्या है, आपस में रिएक्शन करके इस टाइप का प्रोडक्ट बना लिया, ऐसे ग्लाइसिन भी आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ऐसे ग्लाई बना लेगा। और ऐसा भी हो सकता है
कि एलानिन का सी डबल एच के साथ ग्लाइसिन का NH2 रिएक्शन करके ऐसे एला और ग्लाई भी बना लेगा। तो ऐसे बहुत सारे का प्रोडक्ट बन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर तुमने ग्लाइसिन और एलानिन आपस में रिएक्शन करा तो कितने प्रोडक्ट, टोटल हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल ना। यहाँ पे टोटल 4 टाइप्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है, 4 टाइप्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है। क्यों? देखो, एक तो ग्लाइसिन और एलानिन दोनों रिएक्शन कर सकता है। ग्लाइसिन का COOH के साथ एलानिन का NH2 ग्रुप रिएक्शन कर जाएगा तो ये बन जाएगा ग्लाई और एला बन जाएगा। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ग्लाइसिन का NH2 और एलानिन का COOH रिएक्शन करके क्या बनेगा, एला ग्लाई बना लेगा। ये दोनों क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा। दोनों क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें लिख दिया मैंने क्रॉस प्रोडक्ट। और ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्लाइसिन भी तो आपस में रिएक्शन कर सकता है, सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो यहां पे देखो ग्लाई ग्लाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लाई ग्लाई बन जाएगा। या तो फिर एलानिन आपस में सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन कर सकता है तो एला एला बन जाएगा। देखो यहाँ पे एला एला बन जाएगा। तो टोटल 4 प्रोडक्ट पॉसिबल है, जिसमें से 2 क्रॉस प्रोडक्ट और 2 सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक है ना। इसीलिए इसमें क्या है, ये मेथड अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें परसेंट ऑफ यील्ड कम हो जाता है और यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड बन जाता है। मतलब तुम खाली ग्लाई एला बनाना चाहते हो तो तुमको इसके साथ में और 3 साइड प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसके लिए परसेंट ऑफ यील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसको मतलब इस मिक्सचर से ग्लाई एला को खाली सेपरेट करना भी मुश्किल हो जाएगा। मतलब तुम जो एमिनो एसिड बनाना चाहते हो उस पर्टिकुलर एमिनो एसिड को सेपरेट करना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग अवॉइड करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग ग्लाइसिन और एलानिन का कोई पेप्टाइड लिंकेज बनाना चाहते हैं तो उसमें हम लोग देख लिया कि उसके साथ 4 साइड प्रोडक्ट, मतलब टोटल मिला के 4 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है ना। तो ग्लाइसिन और एलानिन का तो पेप्टाइड चेन बनेंगे बट उसके साथ 3 और साइड प्रोडक्ट बनेंगे, इसीलिए इसका यील्ड कम हो जाएगा। तो इसको अगर अवॉइड करना चाहते हैं, मतलब खाली अगर ग्लाइसिन और एलानिन का ही पेप्टाइड लिंकेज बनाना चाहते हैं तो कौन सा मेथड अप्लाई करना होगा ना। अगर ये साइड प्रोडक्ट क्यों बन रहा है ये अगर हम लोग पता लगा लिया तो उसके हिसाब से हम लोग मेथड को डेवलप कर सकते हैं। जैसे ये साइड प्रोडक्ट क्यों बन रहा है ना, ये जो साइड प्रोडक्ट ग्लाइसिन ग्लाइसिन या एलानिन एलानिन और एलानिन ग्लाइसिन बन रहा है क्योंकि यहाँ पे जो अननेसेसरी COOH ग्रुप है एलानिन में और ग्लाइसिन में जो NH2 ग्रुप है, इन दोनों को तो हम लोगों को रिएक्शन करने का जरूरत ही नहीं है। हम लोगों को केवल रिएक्शन करने का जरूरत है ग्लाइसिन का COOH और एलानिन का NH2। बाकी ये COOH NH2 की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोटेक्ट कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे, हम लोग प्रोटेक्ट कर लेंगे। जैसे ये NH2 को हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग प्रोटेक्ट कर लेंगे। इसको हम लोग प्रोटेक्ट कर लेंगे। ये जो COOH है इसको भी हम लोग प्रोटेक्ट कर लेंगे। अब क्या होगा देखो, अब अगर हम लोग दोनों को मिक्स करेंगे ग्लाइसिन और एलानिन को तो केवल और केवल एलानिन का NH2 के साथ COOH का ही रिएक्शन होगा, बाकी NH2 और COOH का रिएक्शन का कोई पॉसिबल नहीं है। तो एक ही कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकता है बिटवीन दिस NH2 एंड COOH। तो हमारा एक ही पेप्टाइड लिंकेज बन सकता है, बाकी पेप्टाइड लिंकेज नहीं बन सकता है। बात समझ में आया क्या बोल रहा हूं। तो जो अननेसेसरी NH2 और COOH है जिसकी वजह से हम लोग को साइड प्रोडक्ट बन रहा था उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर लेंगे। फिर जैसे ही प्रोटेक्शन हो जाएगा, मतलब जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा उसके बाद हम लोग प्रोटेक्शन को डिप्रोटेक्शन कर देंगे तो हमारा ये ग्लाइसिन और एलानिन बन जाएगा। तो देखो इसके लिए क्या मेथड है ना। ये मेथड जो है इससे हम लोगों को 5 स्टेप्स में करना होगा। ये 5 स्टेप में करना होगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसके बाद क्या करना चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप। पहले जो अननेसेसरी NH2 ग्रुप है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, प्रोटेक्शन कर लेंगे। देखो ये NH2 ग्रुप जो है हम लोग का अननेसेसरी था। हम लोग तो चाहते हैं इस NH2 के साथ इस COOH ग्रुप का कंडेंसेशन करना, तो ये NH2 हम लोग का कोई जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग प्रोटेक्शन कर लेंगे। और ये जो COOH है इसको ही प्रोटेक्शन कर लेंगे, क्योंकि दूसरा स्टेप में क्या कहा गया है, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इस COOH को भी हम लोग क्या कर लेंगे, प्रोटेक्टेड कर लेंगे। ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग
NH2 और COOH को प्रोटेक्शन कर लेंगे। तीसरा पॉइंट में क्या है, एक्टिवेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। उसके बाद हम लोग COOH को क्या कर लेंगे ना, एक्टिवेशन कर लेंगे। एक्टिवेशन मतलब COOH को COCl में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत फास्टर रेट में हो या आसानी से हो जाए। चौथा क्या है, जैसे ही कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको डीप्रोटेक्शन कर देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, डीप्रोटेक्शन कर देंगे। तो पहला एमिनो ग्रुप का प्रोटेक्शन, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप का प्रोटेक्शन, तीसरा एक्टिवेशन ऑफ COOH। उसके बाद चौथा पॉइंट में क्या है, कंडेंसेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड। मतलब प्रोटेक्शन कर लिया NH2 COOH को, एक्टिवेशन भी कर लिया, आप दोनों के बीच में क्या कर दिया ना, रिएक्शन कर दिया। दोनों एमिनो एसिड के बीच में क्या कर दिया, रिएक्शन कर दिया, जिसमें से पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो चौथा पॉइंट में पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। और फिफ्थ पॉइंट में क्या है, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। मतलब जो जिस ग्रुप को प्रोटेक्ट किया था उसको डीप प्रोटेक्ट कर देंगे। जैसे मैं एग्जांपल की तरफ समझा रहा हूं, अब यहां पे देखो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है हमारा ना प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप। प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप पहला पॉइंट है, प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप। किस ग्रुप से प्रोटेक्शन करेंगे, ऐसा ग्रुप हम लोगों को चूज करना चाहिए, ऐसा ग्रुप सिलेक्ट करना चाहिए जो मतलब आसानी से प्रोटेक्ट भी कर सकता है और रिएक्शन के बाद आसानी से डीप्रोटेक्शन भी हो जाए। मतलब सिंपल हाइड्रोलिसिस करने से या कोई सिंपल रिएजेंट देने से वो डीप्रोटेक्ट हो जाए। ऐसे हम लोग पहला ग्रुप चूज किया है बेंजोइल ऑक्सीकार्बोनिल। बेंजोइल ऑक्सीकार्बोनिल जैसे क्या, C6H5CH2O COCl। देखो ये ग्रुप क्या है, ये अमीनो एसिड है, ज्यूटेरानिक फॉर्म में है, NOH दे दिया। तो ये क्या करा, ये जो NH3 ग्रुप है वो क्या करा, इसके साथ रिएक्शन करके NHCOOCH2C6H5 बन गया। तो यहां पे NH2 हमारा क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया। बट COOH क्या हुआ, प्रोटेक्ट नहीं हुआ। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। अब दूसरे अमीनो एसिड जिसका COOH हम लोगों को जरूरत नहीं है, उसका COOH को भी कैसे प्रोटेक्शन करेंगे वो हम बाद में बताएंगे, ठीक है ना, इसी के नेक्स्ट स्टेप में। देखो और कैसे NH3 ग्रुप को प्रोटेक्शन कर सकते हैं। एक तो रिएजेंट बेंजोइल ऑक्सीकार्बोनिल ग्रुप हो गया, और दूसरा क्या है, बाई टर्शियरी ब्यूटॉक्सीकार्बोनिल, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बॉक बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बॉक। बाई टर्शियरी ब्यूटॉक्सीकार्बोनिल, बॉक। यहां पे क्या दिया, इसको बोलते हैं डाई टर्शियरी ब्यूटाइल डाई कार्बोनेट, ठीक है ना, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बॉक। तो इसके साथ देखो NH3 का अमीनो एसिड का रिएक्शन किया, तो ये भी क्या करेगा, NH3 के साथ रिएक्शन करके NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट कर देगा। यहां पे क्या कर लिया, इसको प्रोटेक्ट कर लिया। बॉक एमिनो एसिड क्या हो गया, बॉक एमिनो एसिड। यहां पे भी ये क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया। बात समझ में आया। तो देखो दो प्रोटेक्टिंग ग्रुप याद रखो यहां पे, कौन सा, बेंजोइल ऑक्सीकार्बोनिल ग्रुप और क्या है, बॉक डाई टर्शियरी ब्यूटॉक्सीकार्बोनिल ग्रुप। ये दोनों ग्रुप किसके लिए यूज होता है ना, एमिनो एसिड का NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट जो है हम लोगों का ना, COOH को कैसे प्रोटेक्शन करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। प्रोटेक्शन ऑफ क्या है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप। देखो कार्बोक्सिल ग्रुप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे ना, यहां पे देखो COOH ग्रुप इज प्रोटेक्टेड बाय फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। हम लोग जानते हैं कि एसिड के साथ अल्कोहल अगर रिएक्शन करते एस्टर बनता है, और एस्टर को फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे वो एसिड और अल्कोहल में बन जाएगा। इसीलिए इस एसिड को अगर एस्टर में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको डीप प्रोटेक्शन करना भी आसान होगा। तो यहाँ पे देखो एक हम लोग यहाँ पे क्या लिया, एक अल्फा अमीनो एसिड लिया, NH3CH3 बेसिकली हम लोग एलानिन लिया यहाँ पे, और इसके साथ मिथानॉल का रिएक्शन कर दिया। तो यहाँ पे COOH जो था, चलो ये तो ज्यूटेरानिक फॉर्म में है, अगर यहाँ पे COOH होगा तो यहाँ पे CH3 अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एस्टर बना लेगा। या तो फिर बेंजाइल अल्कोहल दे दिया तो बेंजाइल एस्टर बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजाइल एस्टर। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एसिड ग्रुप प्रोटेक्टेड हो गया। और पिछले स्टेप में हम लोगों ने क्या देखा, एमीन ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जिस एसिड के साथ एमीन ग्रुप का रिएक्शन करवाना चाहते हैं, उस एसिड ग्रुप को हम लोग यहाँ पे एक्टिवेशन करेंगे। क्या करेंगे, एक्टिवेशन, मतलब थर्ड स्टेप, एक्टिवेशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्टिवेशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। देखो यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है, ये देखो यहाँ हमारा ये देखो हमारा प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड है, मतलब यहाँ पे NH2 ग्रुप को क्या है, प्रोटेक्ट कर लिया। अब COOH के साथ दूसरे अमीनो एसिड का रिएक्शन करवाना, तो इस COOH को पहले एक्टिवेट करेंगे, मतलब रिएक्शन
क्या करेंगे, रिएक्शन को थोड़ा फास्टर करने के लिए, पेप्टाइड बन जल्दी बन जाए, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, COOH को एक्टिवेट करेंगे। किसके साथ रिएक्शन करेंगे ना, SOCl2 के साथ। हम लोग जानते हैं कि COOH के साथ SOCl2 रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, COCl बन जाता है, एसिड क्लोराइड बन जाता है, बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल एमिनो एसिड क्लोराइड। तो ये हमारा क्या होगा, थर्ड स्टेप हो गया। एमिनो मतलब जो COOH है वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब क्या आता है इसके बाद ना, फोर्थ स्टेप मतलब कंडेंसेशन रिएक्शन, जो जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, जिसमें पेप्टाइड लिंकेज बनेगा। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो ये देखो हमारा प्रोटेक्टेड अमीनो ग्रुप, प्रोटेक्टेड अमीनो ग्रुप, और यहाँ पे जो COOH है इसका COCl एक्टिवेटेड ग्रुप है। अब जिस NH2 के साथ रिएक्शन करना है उसका COOH भी प्रोटेक्टेड है। तो आप तुम लोग बताओ कि यहाँ पे केवल और केवल एक ही रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकता है, एक COCl के साथ NH2 का। बाकी भाई कोई साइड प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है, बाकी और कहीं पे साइड में कंडेंसेशन रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। इसका COCl के साथ इसी का NH2 का ही केवल और केवल रिएक्शन होगा। तो इसलिए ईल्ड हमेशा 100% होना मतलब होगा यहाँ पे, मतलब एक ही कंडेंसेशन प्रोडक्ट होगा, कोई साइड दूसरा कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगा। जो हम लोग पिछले रिएक्शन में देख रहे थे कि 4 प्रोडक्ट बन रहा था, जो हम लोगों का चाहिए था वो भी बन रहा था, और उसके साथ साथ 3 साइड प्रोडक्ट भी बन रहा था। बट यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बनने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि इस NH2 के साथ COCl का रिएक्शन करके यहाँ पे HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा यहाँ पे, HCl निकल जाएगा यहाँ से, इसका H और इसका Cl, और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। देखो फोर्थ स्टेप क्या हुआ, ये प्रोटेक्टेड NH2 ग्रुप, यहाँ पे एस्टर ग्रुप जो है ये प्रोटेक्टेड है। अब यहाँ पे रिएक्शन हो गया, HCl निकल गया और हमारा डाइपेप्टाइड बन गया, हमारा डाइपेप्टाइड बन गया। अब डाइपेप्टाइड तो बन गया, अब हमारा इस NH2 को डिप्रोटेक्शन भी करना है। यहाँ पे क्या करना है हम लोगों का, इस NH2 को डिप्रोटेक्ट भी करना है। ये P मतलब प्रोटेक्टिंग, P मतलब क्या है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप। NH2 ग्रुप यहाँ प्रोटेक्टेड है, और यहाँ पे एसिड ग्रुप कैसे प्रोटेक्टेड है, एस्टर में प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे कैसे इसको डिप्रोटेक्ट करते हैं। डिप्रोटेक्शन स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह पे आए हैं ये, ठीक है ना, ये कई जगह पे आए हैं ये डिप्रोटेक्शन स्टेप। तो ये देखना, मेरे को कोई क्वेश्चन भी किया था इसको, कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट मेरे को क्वेश्चन भी किया था कि ये कंपाउंड दे दिया उसको, और इसमें एक बार H2PD दिया और एक बार HBr एसिटिक एसिड दिया। तो इसलिए ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे आ भी चुका है ये। डिप्रोटेक्शन 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो इस पेप्टाइड लिंकेज बन जाने के बाद यहाँ पे H2PD दे दिया, हाइड्रोजन पैलेडियम दे दिया, तो ये वाला ग्रुप निकल जाएगा, यहाँ से NH2 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH2, और यहाँ पे जो COOH है वो भी ऐसे रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, तो ये H2PD देके एक डिप्रोटेक्शन कर सकते हैं, या तो HBrCH3 COOH देके भी यहाँ पे डिप्रोटेक्शन कर सकते हैं। दोनों ही क्या है, डिप्रोटेक्शन स्टेप। तो ये हमारा देखो यहाँ पेप्टाइड लिंकेज बन गया, और हमारा ईल्ड भी ज्यादा हो गया। हमारा क्या हो गया, ईल्ड भी ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो एमिनो एसिड्स है, इस एमिनो एसिड से जो पेप्टाइड बनता है, नॉर्मल मेथड से हम लोग सिंपल मेथड से करें तो उसमें परसेंटेज ऑफ ईल्ड कम हो जाता है, क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ पेप्टाइड बनता है, मिक्सचर्स ऑफ पेप्टाइड बनता है। तो इस प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए हम लोगों को क्या है, पहले जो अननेसेसरी NH2 है और COOH है उसको प्रोटेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद COOH को एक्टिवेशन करेंगे, उसके बाद कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे, फिर डिप्रोटेक्शन करेंगे। तो ये 4 स्टेप है, जिसमें से हम लोगों को क्या है ना, अच्छे से पेप्टाइड बॉन्ड मिल जाता है, मतलब ईल्ड क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये चीज ध्यान में रखना। इसमें टोटल क्या है, तो डिप्रोटेक्शन स्टेप में क्या है, H2PD या तो HBrCH3 COOH, ये दोनों रिएजेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिप्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक में क्या होता है, जैसे हम लोग क्या लिया था, ग्लाइसिन और एलानिन, यहाँ पे ग्लाइसिन और एलानिन का डाइपेप्टाइड बनाया, तो ये बन गया हमारा ग्लाइसाइल एलानिन, और साथ में अगर H2PD दिया तो इसमें बनेगा टोलुइन प्लस CO2, और इसमें HBrCH3 COOH दिया तो इसमें बनेगा ग्लाइसिन एलानिन, और क्या बनेगा, बेंजाइल ब्रोमाइड प्लस CO2। तो ये ध्यान में रखना। तो ये है सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड, ये हम लोग क्या डिस्कस कर लिया, सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड, ठीक है ना। इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे, बेटा प्रोटीन्स, ठीक है ना, प्रोटीन्स डिस्कस करेंगे।
प्रोटीन्स क्या है क्या नहीं है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोटीन्स और कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे दो एमिनो एसिड मिलके क्या बनाया, एक डाइपेप्टाइड बनाया। ऐसे अगर बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके पेप्टाइड बनाएगा, मोर देन 100, मान लो मोर देन 100 अगर अमीनो एसिड मिलके अगर कोई पेप्टाइड बनाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटीन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटीन्स। ठीक है ना। तो प्रोटीन्स क्या है, बेसिकली प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स नेचुरल पॉलीमर फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। जो हम लोग को ग्रोथ और मेंटेनेंस, लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो चाहिए वो क्या है, प्रोटीन है। दिस नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म ऑफ ऑल एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स। ठीक है ना। केमिकली प्रोटीन्स क्या है ना, बायोपॉलीमर है, बायोपॉलीमर ऑफ लॉन्ग पेप्टाइड चेन। सही मैंने बताया कि लॉन्ग पेप्टाइड चेन्स होगा एक, मतलब मोर देन 100 अमीनो एसिड उसमें रहेगा। दैट कंटेन फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप एट वन एंड एंड ए फ्री अमीनो ग्रुप टू अदर एंड। मतलब देखो ये हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या है, NHCO, यहाँ पे क्या है, एन कर दिया, एन। ये एन की वैल्यू का ही ज्यादा होगा, 100 से ऊपर होगा, और एक साइड में COOH रहेगा और एक साइड में क्या रहेगा, NH2 रहेगा। एक साइड में क्या रहेगा, NH2, मतलब एक साइड में COOH ग्रुप फ्री रहेगा, एक साइड में NH2 ग्रुप फ्री रहेगा। ठीक है ना। और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन्स आर दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर विथ स्पेसिफिक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। एक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट रहेगा, हर प्रोटीन का क्या है, एक स्पेसिफिक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट रहेगा। एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 10,000 U। ठीक है ना, 10,000 एटॉमिक मास यूनिट रहेगा। एंड दे आर सॉल्युबल इन वाटर ऑल्दो दे आर सॉल्यूशन आर कॉलोइडियल। प्रोटीन बोल रहा है वाटर में सॉल्युबल तो होगा, बट ये क्या है, सॉल्यूशन किस टाइप का बनाएगा ना, कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन करेंगे, कैसे, मतलब किस टाइप का प्रोटीन है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। Now, on the basis of their molecular structure and behavior of proteins are classified as fibrous protein and globular protein. तो इसके बेसिस पे बेसिकली मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग दो टाइप का प्रोटीन क्लासीफाई करते हैं, फाइब्रस प्रोटीन और क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्या है ना, दे आर लीनियर थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल विच लाई साइड बाय साइड टू फॉर्म फाइबर। मतलब एक लीनियर है और थ्रेड जैसा होगा। ठीक है ना, थ्रेड जैसा होगा, बहुत ही हार्ड होगा, टफ होगा, वो क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है। ठीक है ना, फाइब्रस प्रोटीन है। फाइब्रस प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर हेल्ड टुगेदर एट मेनी पॉइंट्स बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। बेसिकली इस प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगा ना, वो एक दूसरे से कौन सा बॉन्ड से मतलब हेल्ड टुगेदर करेगा ना, हाइड्रोजन बॉन्ड से, एक दूसरे से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से मतलब बाइंड रहेगा। और इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। देखिए यहाँ बताया गया है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग एट फाइब्रस प्रोटीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इसीलिए क्या है, ये वाटर में इनसॉल्युबल है। क्यों वाटर में इनसॉल्युबल है, क्योंकि अगर ये जो फाइब्रस प्रोटीन है इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि वाटर जो है उस बॉन्ड को ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये क्या होता है, प्रोटीन को सॉल्युबल नहीं कर पाता है। अगर ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, अगर ये वाटर इसको ब्रेक डाउन कर देता तो वो प्रोटीन वाटर में सॉल्युबल हो जाता। बट इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है इसीलिए कि वाटर उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो सॉल्युबल नहीं होता है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, they are also stable to moderate change in temperature and pH। बोल रहा है अगर तुम इस प्रोटीन का थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ या मतलब टेम्परेचर चेंज करो, ये प्रोटीन स्टेबल रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा स्ट्रक्चर में। या तो फिर पीएच को चेंज करो, मतलब तुम एसिडिक सॉल्यूशन करो, बेसिक सॉल्यूशन करो, उसमें प्रोटीन को रख दो, इस फाइब्रस प्रोटीन को, उससे भी उसका स्ट्रक्चर का कुछ चेंज नहीं होगा, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ये स्टेबल है। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। बार बार बता रहा हूं मैं, इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग है। एग्जांपल क्या है, जैसे क्या है, केराटिन। केराटिन कहां पे रहता है, नाखून में रहता है, हेयर में रहता है, ठीक है ना, बालों में रहता है, काफी स्ट्रॉन्ग है। कोलाजेन कहां पे रहता है, टेंडन में रहता है। कहां पे रहता है, टेंडन्स में रहता है। ये भी एक क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है। एक क्या है, फाइब्रोइन किस में रहता है, सिल्क में।
तो ये तीनों एग्जाम्पल याद रख लेना, एक केराटिन है, एक कोलाजेन है, एक फाइब्रोइन है। कहाँ कहाँ पे रहता है? केराटिन नाखून में रहता है, नेल्स में रहता है बेसिकली। कोलाजेन कहाँ पे रहता है? टेंडन में। और फाइब्रोइन कहाँ पे रहता है? सिल्क में। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या ना, हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोब्यूलर प्रोटीन। क्या डिस्कस करेंगे? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या है ना? इन दिस प्रोटीन्स पेप्टाइड चेन्स आर फोल्डेड अराउंड इटसेल्फ टू गिव देम स्फेरिकल शेप। जैसे इस टाइप का क्या होगा? एक स्फेरिकल शेप बनेगा। इस टाइप का क्या बनेगा? एक स्फेरिकल शेप बनेगा। हाँ, और ये क्या है? फोल्डेड फॉर्म में रहेगा। फोल्डेड जैसे कॉइल्ड फॉर्म में रहेगा ये। दे फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें किस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा ना? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। और ये क्या है? इट इज सॉल्युबल इन वाटर। इसका मतलब है यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स रहेगा, जो भी फोर्स रहेगा, वो क्या है? उतना फाइब्रस प्रोटीन जैसा स्ट्रांग नहीं है। वाटर उस बॉन्ड को, उस इंटरमोलिकुलर बॉन्ड मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक डाउन कर देता है। इसीलिए वो ये प्रोटीन क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। इसमें और एक चीज है, सेंसिटिव टू पीएच एंड टेम्परेचर चेंजेस। मतलब यहाँ पे इस प्रोटीन में तुम अगर पीएच चेंज करोगे, एसिडिक सॉल्यूशन करोगे या बेसिक सॉल्यूशन करोगे, तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ये स्टेबल नहीं है। या तो टेम्परेचर चेंज करो, थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज करोगे, ये स्टेबल नहीं होगा, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और क्या है? ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। जो फाइब्रस प्रोटीन है वो इतना हम लोगों के बॉडी के लिए या मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जितना ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन का एग्जांपल क्या? हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, एंटीबॉडीज है, हीमोग्लोबिन है। सभी क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और सभी हम लोगों का ग्रोथ, लाइफ का ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तुम बताओ, हीमोग्लोबिन कहां पे रहता है? ब्लड में रहता है। एंटीबॉडीज कहां पे रहता है? वो बॉडी में रहता है। एंटीबॉडी क्या करता है? वो जो बाहर से कोई मतलब बैक्टीरिया या जो माइक्रोब्स आते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडी यूज होता है। एंजाइम्स अगर बॉडी में नहीं रहेगा, हम लोग जो खाना खाते हैं जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये एंजाइम, हार्मोन्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या है? प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। ठीक है ना? मेनली यहाँ पे फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन में क्या डिफरेंस है? ये जो डिफरेंस है, सेंसिटिव टू पीएच एंड टेम्परेचर चेंजेस। ग्लोब्यूलर प्रोटीन में टेम्परेचर और पीएच चेंज करने से स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मतलब अनस्टेबल होगा। बट फाइब्रस प्रोटीन क्या होगा? स्टेबल होगा। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन वाटर में सॉल्युबल है, फाइब्रस प्रोटीन वाटर में इनसॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, बल्कि फाइब्रस प्रोटीन में काफी स्ट्रांग है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे आप पेप्टाइड का स्ट्रक्चर। जो पॉलीपेप्टाइड है उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ हम लोग आप यहां पे डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स जो है, इसमें बेसिकली क्या है? 4 टाइप का स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर क्या है ना? प्राइमरी स्ट्रक्चर। पेप्टाइड्स या प्रोटीन का जो पहला स्ट्रक्चर है दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है ना? सीक्वेंस बताता है। प्रोटीन बेसिकली क्या है? एमिनो एसिड का ही तो कंबाइन होके पेप्टाइड बॉन्ड बना बना के क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो एक के बाद एक एमिनो एसिड जोड़ जोड़ के क्या बना है? प्रोटीन बना है। तो इसीलिए बोल रहा है कि इट सिंपली टेल्स दैट द सीक्वेंस इन विच वेरियस ऑफ एमिनो एसिड्स प्रेजेंट इन ए प्रोटीन आर लिंक्ड टू ईच अदर। ये बोल रहा है कि सीक्वेंशियली, जैसे मैं बता रहा हूं, देखो ये एक एमिनो एसिड है, ये तुम्हारा एक एमिनो एसिड है, ये तुम्हारा एक दूसरा एमिनो एसिड है, ये तुम्हारा क्या है? एक तीसरा एमिनो एसिड है। 3 अमीनो एसिड है। अब देखो, इस एमिनो एसिड के साथ, इसका COOH के साथ यहाँ पे क्या है? इस दूसरे एमिनो एसिड के साथ यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज है। ये CONH यहाँ पे क्या? पेप्टाइड लिंकेज है। ये जो दूसरा अमीनो एसिड है इसके साथ तीसरा अमीनो एसिड जो है इसके साथ यहाँ पेप्टाइड लिंकेज है। ऐसा क्या है? लिंकेज चलता ही गया। इधर भी कोई होगा, चौथा अमीनो एसिड आएगा, यहाँ पेप्टाइड लिंकेज आएगा। यहाँ पे कोई 5वां अमीनो एसिड आएगा, यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज होगा। जैसे कि मैं दिखा रहा हूं, जैसे देखो यहाँ पे देखो, जैसे कि मान लो ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड, इसके साथ एलानिन ऐड हो गया, इसके बाद वैलिन ऐड हो गया, फिर इसके बाद और भी कोई अमीनो एसिड होगा, तो ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ये सीक्वेंस होगा, तो ये एक प्रोटीन हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे एलानिन की जगह मैंने वैलिन कर दिया, वैलिन के बाद एलानिन कर दिया, ये एक अलग प्रोटीन हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमीनो एसिड का सीक्वेंस अलग है, तो इसका प्रॉपर्टीज और इसका प्रॉपर्टीज अलग होगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या बताया? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, कौन सा अमीनो एसिड के बाद कौन सा अमीनो एसिड है वो बताए। सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, उसका प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताता है? बेसिकली बार बार बता रहा हूं, सीक्वेंस यहां पे लिखा है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। जैसे यहां पे देखो, ये जो सब यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर बताएगा, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। ये सब क्या है? ये सब डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है। डिफरेंट क्या है? अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अल्काइल ग्रुप डिफरेंट अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंट क्या है? अमीनो एसिड है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे क्या है ना? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? देखो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ए था प्राइमरी स्ट्रक्चर, बी क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर द प्रोटीन मॉलिक्यूल इज शेप्ड लाइक हेलिक्स एंड इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ बैकबोन। जैसे ये क्या है? देखो, ये क्या है? हेलिक्स स्ट्रक्चर बना है ऐसे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? फिर फोल्डेड हो जाएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर वापस क्या होगा? फोल्ड हो जाएगा। जैसे मान लो तुमने क्या है? लंबा सा थ्रेड लिया, सूत लिया, तो उसको क्या है? तुमने वापस क्या कर दिया? फोल्ड कर दिया, ऐसे फोल्ड कर दिया, तो वो क्या हो गया? तुम्हारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है ना? ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल फोल्ड होता है, फोल्ड और ट्विस्ट होता है, इसका दो कन्फर्मेशन होता है, टू कन्फर्मेशन। एक क्या होता है? अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लीटेड स्ट्रैंड। ठीक है ना? अब पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। देखो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसे होता है, यहां पे मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे क्या है? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ही है। तो देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, एक हेलिक्स स्ट्रक्चर बन गया ऐसे क्या हुआ? एक हेलिक्स स्ट्रक्चर बना है ऐसे एक हेलिक्स स्ट्रक्चर बना है। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे NH है, यहाँ पे COOH, फिर दूसरे अमीनो एसिड का NH2, यहाँ पे क्या है? पेप्टाइड लिंकेज फॉर्मेशन हुआ, CONH पेप्टाइड लिंक। फिर यहाँ पे एक पेप्टाइड लिंकेज आया, फिर यहाँ पे एक पेप्टाइड लिंकेज आया, फिर यहाँ पे क्या हुआ? पेप्टाइड लिंकेज आया। तो ऐसे करके करते क्या है? हेलिक्स हो गया, मतलब फोल्डेड हो गया। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे क्या बताया है कि इन दिस स्ट्रक्चर ए कॉइल्ड इज फॉर्म्ड व्हेन द बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स ट्विस्ट इन सच ए वे दैट ईच एमाइड ग्रुप मतलब पेप्टाइड लिंकेज, क्योंकि एमाइड क्या है? पेप्टाइड लिंकेज ही है। ईच एमाइड ग्रुप इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द थर्ड वन फ्रॉम इट अलोंग द चेन। ये सब जो बॉन्ड दिखाया गया ना, ये सब क्या है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो CO ग्रुप है और ये जो NH ग्रुप है, यहाँ पे क्या है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। अब कौन सा CO के साथ कौन सा NH का हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा वो भी बताया गया है। बोल रहा है तुमने ये जो पेप्टाइड लिंकेज तुमने कंसिडर कर लिया, इसको छोड़ के 3 नंबर में जो पेप्टाइड लिंकेज है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जैसे चलो मैं एग्जांपल में समझाता हूं। मैं यहाँ पे जैसे मान लो इस CO ग्रुप ले लिया मैंने, CO ग्रुप ले लिया, ये एक पेप्टाइड लिंकेज। अब इसको छोड़ के 3 नंबर जो पेप्टाइड लिंकेज आएगा, इसके बाद कौन सा पेप्टाइड लिंकेज आएगा? ये। तो ये 1 पेप्टाइड लिंकेज, इसके बाद दूसरा पेप्टाइड लिंकेज ये, फिर उसके बाद कौन सा? ये तीसरा पेप्टाइड लिंकेज। तो इसके साथ इसका क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसके साथ इसका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। चलो यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये एक पेप्टाइड लिंकेज है, तो इसके साथ किसका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? तो इसके बाद कौन सा पेप्टाइड लिंकेज है? ये वाला। ये पहला हो गया, फिर ये हो गया हमारा दूसरा CONH, देखो CONH दूसरा, फिर ये क्या हो गया? हमारा तीसरा। तो इसके साथ देखो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। तो जिसके साथ किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ना, उसको छोड़ के 3 नंबर में जो पेप्टाइड लिंकेज आएगा उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। यहाँ पे लिखा है कि ईच अमाइड ग्रुप इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द थर्ड वन फ्रॉम इट, उसको वहां से 3rd नंबर में जो पेप्टाइड लिंकेज आएगा उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि कौन सा नंबर पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, कौन सा अमाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ना, जो 3rd होगा वहां से 3rd। ठीक है ना? और किस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ना? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, हेलिक्स स्ट्रक्चर भी क्या हो सकता है? 2 टाइप का हो सकता है। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स हो सकता है और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स हो सकता है। अच्छा, आप ये देखो, ये जो तुमने अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ पे देखो एक टर्न आ रहा है। क्या आ रहा है? एक टर्न आ रहा है। एक टर्न में अगर मैं बताऊं कि इस टर्न में, एक टर्न में कितने अमीनो एसिड है,
ना बोल रहा है पर टर्न। ये देखो, ये एक यहाँ पे एक टर्न आया, यहाँ पे क्या आया, एक टर्न आया, उसके बाद यहाँ पे एक टर्न आया, यहाँ पे एक टर्न आया। तो पर टर्न में कितने अमीनो एसिड है, ना बोल रहा है पर टर्न में 3.6 अमीनो एसिड है। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में अप्रोक्सीमेटली 3.6 अमीनो एसिड लिखा है यहाँ पे, 3.6 अमीनो एसिड पर टर्न। एक एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड। ये पर टर्न में कितना अमीनो एसिड होगा, 3.6 अमीनो एसिड होगा। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्न, ये देखो जैसे क्या है, ये एक टर्न आया और यहाँ पे एक टर्न आया, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस कितना होगा, 5.4 एंगस्ट्रॉम। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्न इज 5.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। कैसे बना है देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यहाँ भी बताया गया है कि ये जो तुम्हारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये फर्दर फोल्ड हो गया, फर्दर फोल्ड होके क्या बनाया देखो ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये फर्दर फोल्ड हो गया, फोल्ड होके क्या बनाया ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे ना, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर जो है, ये देखो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, ये देखो, ये ऊपर वाला क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन चला गया, ये क्या हो गया, एक ऊपर में एक पॉलीपेप्टाइड चेन चला गया। अब बीच में देखो ये वाला भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन चला गया, ठीक है ना, और नीचे भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन चला गया। एक चेन दूसरे चेन से कैसे कनेक्टेड रहेगा ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्फा हेलिक्स में क्या था, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहां पे बीटा प्लीटेड शीट में क्या है ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये चीज ध्यान में रखना, अल्फा हेलिक्स में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और बीटा प्लीटेड शीट में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, यहां पे क्या है, ये जो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर है, ये दो टाइप का होता है, हो सकता है, एक पैरेलल, एक एंटी पैरेलल। पैरेलल मतलब देखो, जैसे क्या है, मैंने ड्रॉ करा है कि यहां पे देखो, ये एक ऐसा चेन चला गया ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे ही होता है बीटा प्लेटेड शीट में। दिखा रहा हूं, यहाँ पे नीचे कर रखा है मैंने। ये देखो, बेसिकली तुम्हारा जो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर होगा, ऐसे ऐसे प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर होगा, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, ऐसे एक सीट। तो इसके जैसा, इसके पैरेलल में और एक ऐसा सीट आ जाएगा, इसके पैरेलल में और एक सीट आ जाएगा। कैसे ना, ऐसे देखो, ये देखो, ऐसा एक सीट है, ये एक सीट है, ये क्या है, एक सीट है, इसके पैरेलल में और एक सीट आ गया, और इसके साथ क्या होगा, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कनेक्टेड होगा, जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कनेक्टेड होगा। तो ये हो गया पैरेलल। बट ऐसे एंटी पैरेलल भी हो सकता है, जैसे देखो ये ऐसा है और इसका ऑपोजिट में ऐसा एक स्ट्रक्चर है, ये क्या हो गया, एंटी पैरेलल। क्या हो गया, ये एंटी पैरेलल। तो बीटा प्लीटेड शीट दो टाइप का हो सकता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है ना। और पेप्टाइड लिंकेज तुम देख के ही पता चल जाएगा कि ये देखो CONH, जहां पे CO और NH क्या है, एक दूसरे एंटी पोजिशन में होगा। ये मैंने पहले ही बता चुका हूं, जहां पे जब पेप्टाइड पढ़ाया था, कि पेप्टाइड लिंकेज में CO और NH एक दूसरे को क्या होगा, ट्रांस पोजिशन में रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पे बोला है, इन दिस स्ट्रक्चर चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स रिजल्टिंग इन ए प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, ठीक है ना, प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। तो ये हमारा क्या हुआ, प्राइमरी स्ट्रक्चर हुआ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हुआ। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे ना, टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखो टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या बेटा, देखो ना, ये जो ये हमारा क्या है ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगा ना, फर्दर फोल्ड हो जाएगा, फर्दर फोल्ड होके क्या बनाएगा ना, टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है, ये फर्दर फोल्ड होके क्या बनाएगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब इसके बीच में बहुत सारे इंटरेक्शन रहेगा, चाहे कोवेलेंट इंटरेक्शन, आयनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारा फर्दर फोल्ड होके या फर्दर कॉइल्ड अप होके क्या बनाएगा ना, टर्शियरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे लिखा है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन ए कम्पैक्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर obtained as a result of intramolecular folding of polypeptide chain giving it a specific shape। मतलब ये हमारा क्या होगा, 3D शेप होगा। क्या शेप होगा, 3D शेप। मतलब जैसे हम लोग 2D स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, 3D स्ट्रक्चर, तो ये हमारा क्या होगा, 3D शेप होगा। मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में ये क्या होगा, ये स्ट्रक्चर देख पाएंगे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। कैसे बनता है ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर फोल्ड अप होके क्या बनाएगा ना, टर्शियरी स्ट्रक्चर। दिस इज द 3D स्ट्रक्चर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि इस 3D स्ट्रक्चर में क्या क्या फोर्स यहाँ पे हम लोगों को नजर में आते हैं। मतलब इस 3D स्ट्रक्चर में कौन सा फोर्सेस काम करते हैं ना, बोल रहा है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, मतलब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन काम करता है यहाँ पे।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग काम करता है। डाई सल्फाइड ब्रिज मतलब एस एस ब्रिज, क्या क्या ब्रिज ना, एस एस बॉन्ड काम करता है, डाई सल्फाइड ब्रिज। दिस इज द ओनली कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन टर्शियरी स्ट्रक्चर। दिस इज द, अगर कोई पूछे तो इसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर में केवल और केवल कौन सा कोवेलेंट दिखाई देता है ना, डाई सल्फाइड ब्रिज, एस एस ब्रिज। और आयनिक बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी दिखा सकते, मतलब देख सकते हो, या तो वैन डर वाल इंटरैक्शन इसके अंदर भी रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में किस टाइप का इंटरमोलिकुलर फोर्स काम करता है ना। एक तो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, एक क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड ब्रिज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डाइसल्फाइड ब्रिज ये केवल ओनली कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन टर्शियरी स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और वैन डर वाल इंटरैक्शन ये प्रेजेंट रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या है टर्शियरी स्ट्रक्चर का ना, देखा है कोलाजन, ट्रिपल हेलिक्स और मायोग्लोबिन, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन का एक पार्ट है मायोग्लोबिन। तो ये क्या है टर्शियरी स्ट्रक्चर है। कैसे इंटरेक्शन होता है, देखो ये कोवेलेंट इंटरेक्शन है, बता रहा हूं। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक पेप्टाइड चेन है, तुम्हारे पास क्या है पेप्टाइड चेन है, तो पेप्टाइड चेन में तुम क्या देखोगे ना, ये मान लो पेप्टाइड चेन का एक एमिनो एसिड यहाँ पे NH2 C डबल, यहाँ पेप्टाइड लिंकेज रहेगा, और यहाँ पे क्या है एक R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। फिर यहाँ पे एक N रहेगा, मतलब दूसरे अमीनो एसिड का N रहेगा NH2, इसके साथ दूसरे अमीनो एसिड का यहाँ पेप्टाइड लिंकेज रहेगा, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप रहेगा R'। ये देखो ये जो अल्काइल ग्रुप है ना, ये हम लोग जानते हैं कि ये हाइड्रोफोबिक नेचर है, मतलब ये वाटर से हमेशा दूर रहना चाहते हैं, हाइड्रोफोबिक। तो इन दोनों अल्काइल ग्रुप के बीच में जो इंटरेक्शन रहेगा दैट इज योर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, दैट इज योर क्या है ना हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। बात समझ में आए कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या है, ये जो हमने बताया था हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। बेसिकली हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन ये है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अल्काइल ग्रुप है, उस अल्काइल ग्रुप के बीच में जो इंटरेक्शन रहेगा दैट इज योर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। अच्छा, अब आते हैं सल्फाइड ब्रिज में। सल्फाइड ब्रिज में कैसे इंटरेक्शन रहता है, देखो ना, सल्फाइड बेसिकली जो रहता है सिस्टीन में, कौन सा अमीनो एसिड में, सिस्टीन में। सिस्टीन का स्ट्रक्चर क्या है, जैसे CnH3+ C डबल माइनस CH2, यहाँ पे ज्यूटर आयनिक फॉर्म में लिखा है हम लोगों ने सिस्टीन, ये भी एक सिस्टीन है। अब दोनों सिस्टीन में ये जो सल्फर, अब यहाँ पे क्या, ये हम पे हाइड्रोजन निकल जाता है, और यहाँ पे क्या आता है SS बॉन्ड बन जाता है, क्या बन जाता है SS बॉन्ड बन जाता है। तो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ये क्या हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये क्या है डाइसल्फाइड ब्रिज, इसी को क्या बोलते हैं डाइसल्फाइड ब्रिज, एक कोवेलेंट इंटरेक्शन रहता है इसमें, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सिस्टीन, यहाँ पे स्पेलिंग देखो, यहाँ पे CYSTEIN, यहाँ पे CYSTIN। तो स्पेलिंग में थोड़ा ध्यान में रखना, जब ये सल्फाइड ब्रिज बन जाता है तब इसको बोलते हैं सिस्टीन, और अगर नहीं बनता है तो सिंपल अमीनो एसिड फॉर्म में रहता है तो सिस्टीन, ठीक है ना। स्पेलिंग में ध्यान रखना, यहाँ पे TEIN है, यहाँ पे TIN है केवल, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया क्या ना टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब हम लोग क्या देखेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या है ना, टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है, जैसे मान लो ये हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर है, एक यहाँ पे फोल्डेड टर्शियरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक फोल्डेड 3 डिग्री मतलब टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब इन दोनों के बीच अगर इंटरेक्शन हो जाता है, तो हम लोग बोलेंगे पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। बात समझ में, पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब ये 3 डिग्री जो स्ट्रक्चर है, ये 3 डिग्री स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, मतलब एक दूसरे का कॉपी है, बिल्कुल सेम है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे होमोमेरिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे लिखा है देखो, अगर ये 3 डिग्री स्ट्रक्चर अल्फा है और ये 3 डिग्री स्ट्रक्चर भी अल्फा है, और इन दोनों के बीच में अगर इंटरेक्शन रहता है, मतलब अल्फा के बीच में इंटरेक्शन रहता है, तो इसको बोलते हैं होमोमेरिक स्ट्रक्चर, होमोमेरिक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। बट ये 3 डिग्री अगर अल्फा है, ये अगर बीटा है, मतलब दोनों अलग अलग है, दोनों डिफरेंट है, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोमेरिक स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे हेट्रोमेरिक स्ट्रक्चर। जैसे कि हीमोग्लोबिन में क्या रहता है, हीमोग्लोबिन में एक अल्फा 2 बीटा 2 रहता है, यही बेसिकली हीमोग्लोबिन रहता है 97%, और बाकी 3% रहता है अल्फा 2 डेल्टा 2, ठीक है ना। जैसे मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ हीमोग्लोबिन के, ये हमारा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पे अल्फा 1 है, यहाँ पे अल्फा 2 है, यहाँ पे बीटा 2 है, यहाँ पे बीटा 1 है, और सबके बीच में क्या इंटरेक्शन रहता है। तुम लोगों को पता है इसके बीच में क्या रहता है, हीम ग्रुप रहता है। क्या रहता है, हीम ग्रुप रहता है। वो जो आयरन का कॉम्प्लेक्स रहता है, यहाँ पे हीम स्ट्रक्चर सभी में रहेगा। आयरन जो है पोरफायरिन रिंग के साथ वो सभी में रहेगा। ये बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजी जो
बायो में पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरह से पता होगा। और तो यहाँ पे इसके अंदर क्या रहेगा, हीम रहेगा। और इन ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या हो गया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या है, इसमें किस टाइप का इंटरेक्शन रहता है ना, जो 3 डिग्री में मतलब टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो इंटरेक्शन था क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में वही सब इंटरेक्शन प्रेजेंट रहता है। मतलब क्या है, तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, सल्फाइड सल्फाइड लिंकेज, ठीक है ना, वैन डेर वाल इंटरेक्शन, यही सब इंटरेक्शन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में रहता है। तो ये हमारा प्रोटीन का क्या हुआ, स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लिए। प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ लिए, मतलब पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम लोग सबसे लास्ट में एक चीज देखेंगे जो है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। काफी इंपॉर्टेंट है ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब अगर हम लोग प्रोटीन को हीट करते हैं या प्रोटीन का पीएच वगैरह चेंज करते हैं, प्रोटीन का पीएच वगैरह चेंज करते हैं, मतलब एसिड में डालते हैं, अल्कली में डालते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर में क्या चेंज होता है, उसका स्ट्रक्चर में क्या चेंज होता है वही हम लोग देखेंगे। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, changes in the higher structure of protein, that is secondary, tertiary and quaternary structure by the action of heat, mineral acid, alkalis is known as denaturation। मतलब ये बोल रहा है अगर तुम्हारे पास एक क्वाटरनरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है या टर्शियरी स्ट्रक्चर है या सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, तो उसको अगर तुम हीट करोगे या उसका पीएच चेंज करोगे, एसिड मीडियम में डालोगे या बेसिक मीडियम में डालोगे, तो वो सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जो चेंज आएगा, बात ध्यान में रखना कि सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जो चेंज आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है ना। बट एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं मेंशन किया है, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग करने से या पीएच चेंज करने से, मतलब एसिड या अल्कली देने से उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर का कोई चेंज नहीं होता है, केवल और केवल सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में ही चेंज होता है। ठीक है ना। क्यों होता है यहाँ पे देखो दिया है कि कॉज ऑफ डीनेचुरेशन, यहाँ पे दिया है, देखो थोड़ा सा नीचे चले जाओ, कॉज ऑफ डीनेचुरेशन। कॉज ऑफ डीनेचुरेशन क्या है ना, बोल रहा है चेंज इन टेम्परेचर और पीएच, रिएजेंट्स लाइक यूरिया, सोडियम, डोडेकाइल सल्फेट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली जो तुम्हारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो इंटरेक्शन रहता है ना, जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन रहता है, ऐसे मान लो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, मान लो ये तुम्हारा एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। अब इसके बीच में क्या रहेगा, इंटरेक्शन रहेगा, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब कोवेलेंट इंटरेक्शन क्या होता है, रप्चर हो जाता है, टूट जाता है हीटिंग करने से या पीएच चेंज करने से। हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा तो उसका क्या होगा, स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे वो बताया है कि दिस रिजल्ट इन द डिसरप्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड अदर फोर्सेस दैट होल्ड द मॉलिक्यूल टुगेदर, वो सब क्या हो जाता है, टूट जाता है, डिसरप्ट हो जाता है। ठीक है ना, डिसरप्ट हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल क्या है डीनेचुरेशन का, कि हीटिंग ऑफ एग, सावरिंग ऑफ मिल्क। अगर एग को हम लोग हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, तो उसका देखो क्या होता है, कच्चे अंडे कैसे रहता है और बॉयल होने के बाद क्या हो जाता है, तो वो एक डीनेचुरेशन हो जाता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है ना। सावरिंग ऑफ मिल्क, ये भी क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये लिया है, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे कि ये मैंने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर लिया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे बहुत सारे फोल्डेड रखा है, एक ब्लू कलर रखा है, एक रेड कलर रखा है, ग्रीन कलर रखा है। जैसे तुमने हीट किया तो इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह, कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह, ये सब क्या हो जाता है, टूट जाता है। टूट के ये क्या होता है, अनफोल्डेड हो जाता है। क्या होता है, अनफोल्डेड हो जाता है। जैसे ये अनफोल्डेड हो जाता है तो उसका स्ट्रक्चर टूट जाता है, उसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर टूट जाता है या सेकेंडरी स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाता है। बट यहाँ पे जो सीक्वेंस रहता है अमीनो एसिड का, वो लेकिन नहीं चेंज हो जाता है। और सीक्वेंस अगर सेम रहता है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ठीक रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में कौन सा स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या रहता है, मेंटेन रहता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर का कुछ चेंज नहीं होता है, केवल और केवल किसका चेंज होता है ना, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का चेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे कि इन डीनेचुरेशन ओनली द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आर लॉस्ट बट देयर इज नो चेंज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये भी बताया है, इन डीनेचुरेशन ओनली द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आर लॉस्ट, मतलब केवल और केवल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज लॉस्ट हो जाएगा, बट देयर इज नो चेंज इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है ना।
अच्छा अब देखो, अगर हम लोग थोड़ा सा, क्या ये डीनेचुरेशन होने के बाद इसका रीफॉर्मेशन नहीं हो सकता है? एक स्टूडेंट का मन में क्वेश्चन आ सकता है कि डीनेचुरेशन होने के बाद इसका रीफॉर्मेशन नहीं हो सकता है। नहीं, अगर तुमने बहुत ज्यादा हीट कर दिया या पीएच बहुत ज्यादा चेंज कर दिया तो इसका रीफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, अगर तुमने थोड़ा सा माइल्डिंग डीनेचुरेशन किया, माइल्ड कंडीशन दिया, थोड़ा सा ही पीएच चेंज किया, थोड़ा सा ही हीट किया, मतलब जैसे मान लो 20 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को चेंज किया, तब ये रिफॉर्मेशन हो सकता है। हाँ, मतलब माइल्ड कंडीशन में रिफॉर्म हो सकता है, बट बहुत ज्यादा चेंज कर दिया, ड्रास्टिक चेंज कर दिया, तब ये रिफॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे वही बताया है कि डीनेचुरेशन इज जनरली इरिवर्सिबल प्रोसेस, बट इट इज रिवर्टेड बैक व्हेन प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू माइल्ड डीनेचुरेटिंग कंडीशन लाइक चेंज इन पीएच। मतलब अगर तुमने माइल्ड कंडीशन दिया, माइल्ड डीनेचुरेटिंग कंडीशन दिया, मतलब थोड़ा सा पीएच चेंज किया, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज किया, तब ये रिवर्ट हो सकता है। बट बहुत ज्यादा, मतलब 20 डिग्री से, मतलब मान लो 20 डिग्री से तुम 100 डिग्री सेल्सियस में चला गया, तब इसका जो स्ट्रक्चर चेंज होगा वो दोबारा वापस नहीं आएगा। बट 20 से 23 में चला गया, 23 से 25 में चला गया, तब ये वापस रिफॉर्म हो सकता है। बट बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज कर दिया तो नहीं हो सकता। तो माइल्ड कंडीशन में जो चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीनेचुरेशन। This process is known as renaturation, and after renaturation the biological activity is recovered, and this process occurs very slowly। ठीक है ना? तो ये हमारा यहाँ पे बायोमोलिक्यूल कंप्लीट होता है। इसके बाद तुम लोग क्या करोगे? क्वेश्चन वगैरह देखोगे, और जो भी क्वेश्चन का डाउट होगा वो हमको सेंड कर दोगे। ठीक है ना? और इसके बाद तुम लोग पिछले साल क्या क्वेश्चन आया है और उसमें से कौन सा सॉल्व नहीं हो रहा है। देखो, जिस तरीके से मैंने बताया, अभी तक मैंने देखा कि इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है। नीट में हुआ या मतलब मेंस में हुआ, एडवांस में हुआ, इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ अगर क्वेश्चन आया है तो वो कॉन्सेप्चुअल आए होंगे, जैसे कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से या वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से वो क्वेश्चन आया होगा। ठीक है ना? वो हमें कॉन्सेप्चुअल, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया होगा। वो तुम जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया इस चैप्टर में, वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तुम लोग का भी काम है कि पिछले साल क्या क्वेश्चन आया है, और भी कहीं से कोई नया क्वेश्चन मिले, मॉड्यूल से क्वेश्चन मिले, वो देख के तुम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारा बायोमोलिक्यूल चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट होता है।